हाय, मैं निशांत सर। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी लेसन 1 क्लास 10 के लिए संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर संसाधन क्या है, उसका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहला संसाधन का परिभाषा। संसाधन का परिभाषा ये होता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और प्राकृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। संभाव्य जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है वो सारा संसाधन है। अब समझेंगे संसाधन। प्रकृति में जितनी भी वस्तु हैं, ये पेन, मार्कर, कॉपी, किताब, पेन, बोर्ड, मोबाइल फोन्स, सारे कुछ ये संसाधन है जिनका उपयोग मनुष्य करता है। तो सारी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी दिनचर्या या फिर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। लेकिन संसाधन के कुछ शर्त होते हैं, जैसे जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु उपलब्ध है प्रकृति में, उस वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होना चाहिए। जैसे एक पेड़ है, पेड़ से बेंच बनते हैं, पलंग बनते हैं और भी लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं। तो पेड़ से डायरेक्ट लकड़ी के फर्नीचर बन के नहीं आते हैं। पेड़ से लकड़ी को काटना पड़ता है, उसे चीरना पड़ता है, उसके बाद उसे पलंग या फिर फर्नीचर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए प्रौद्योगिकी चाहिए। पेड़ को काटने के लिए जो मशीन है वो भी प्रौद्योगिकी है, जिससे फर्नीचर बनाया गया वो भी प्रौद्योगिकी है। तो बिना प्रौद्योगिकी के प्राकृतिक वस्तु को हम लोग संसाधन में परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरा है आर्थिक रूप से संभाव्य। जो संसाधन उपलब्ध है वो हमारी आर्थिक पहुंच में होना चाहिए। आर्थिक पहुंच का मतलब वो इतना भी ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए कि लोग उसका इस्तेमाल न कर पाए। मतलब आर्थिक रूप से पहुंच में हो, मतलब संसाधन ऐसा हो जिसे पैसे दे करके आर्थिक रूप से आसानी से खरीदा जा सकता है। अब सांस्कृतिक रूप से मान्य। सांस्कृतिक रूप से मान्य का अर्थ ये हुआ कि कोई भी संसाधन ऐसा संसाधन होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसा चीज जिसे कई जगह पर मान्यता, कई जगह पर मान्यता नहीं है, तो उसे संसाधन नहीं बोल सकते। सांस्कृतिक रूप से मान्य मतलब हर कोई जिसे संसाधन मान्यता है, हर कोई जिसका इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं फिर से जानेंगे कि संसाधन का क्या परिभाषा है। तो प्राकृतिक में उपस्थित हो सारी वस्तुएं इसका इस्तेमाल मानव अपने विकास के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इत्यादि के लिए करता है। तो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। और ये जो संसाधन है, इन संसाधनों को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए, आर्थिक रूप से ये सब खरीदना संभव होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। मतलब प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए, आर्थिक रूप से खरीदा जा सके और सभी को इसका इस्तेमाल कर सके। तो ये है आपका संसाधन। अब हम देखते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो संसाधन का वर्गीकरण, पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो यह आपका टॉपिक है, अभी से हम समझते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। अब अगर हम जैव संसाधन का बात करें तो जैव संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं जिनमें जीवन व्याप्त है, अर्थात जिनमें जीवन होता है। जैसे हम हैं, आप हैं, पेड़ पौधे हैं, अन्य जीव जंतु हैं, जिनमें जीवन है, जिनमें प्राण है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन जीवन वाले संसाधनों को छोड़ करके बाकी जितने भी संसाधन हैं वो सारे अजैव संसाधन है, या फिर ये भी बोल सकते हैं जिनमें जान नहीं है, वो संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब आते हैं समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य है और अनवीकरण योग्य। तो नवीकरण योग्य का मतलब ये है वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं और जिसका हम पुनः पूर्ति भी कर सकते हैं। अगर हम जल की बात करें तो जल एक
नवीकरण संसाधन होगा। जैसे कि जल का इस्तेमाल यदि हम नहाने के लिए करते हैं, कपड़ा धोने के लिए करते हैं, बर्तन धोने के लिए करते हैं, तो सारा जल जब जमीन में जाता है तो कुछ जल वाष्पीकृत हो जाते हैं, आसमान में चले जाते हैं, कुछ जल जमीन के नीचे चले जाता है। इसी जल का इस्तेमाल हम बाद में वापस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जो जल वाष्पीकृत होकर आसमान में जाते हैं वो बादल बनते हैं और फिर बारिश के रूप में वापस नीचे आ जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। और जो रिस करके जमीन के नीचे चले जाते हैं, वो जो जल है उनको हम हैंडपंप के माध्यम से या फिर बोरिंग वगैरह जो होता है उसके माध्यम से बाहर निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो नवीकरण संसाधन का मतलब ये कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं और भी बहुत सारी वस्तुएं जिन्हें हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। मतलब नवीकरण संसाधन मतलब वो जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है। अब है और नवीकरण योग्य संसाधन, वैसा संसाधन जिसका हम एक बार इस्तेमाल किए और वो नष्ट हो गया और जिसे वापस बना पाना भी संभव नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे जो संसाधन है वो अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पेट्रोल से हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल जो यूज किए वो खत्म हो गया, वापस उसको वापस लाया नहीं जा सकता। जैसे जल वाष्पीकृत होकर वापस आ गया था, पेट्रोल वापस नहीं आएगा। कोयला के साथ भी वही स्थिति है। साथ ही साथ जो पेट्रोल और कोयला है इसको मानव खुद अपने इच्छा अनुसार नहीं बना सकता। इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और बनने के लिए अलग से भौगोलिक परिस्थिति की भी आवश्यकता होती है, जो कि मानव उसको क्रिएट नहीं कर सकता। तो वैसे संसाधन जिनका इस्तेमाल केवल एक ही बार होता है, जिन्हें पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता था, तो उन्हें मानव खुद फिर से वापस बना नहीं सकता, वो सारे संसाधन अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। अब हम आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व मतलब ऑनरशिप, समझते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मेरा है, ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे लोग बैठते हैं, सारे लोगों का एक क्लासरूम है, तो वो सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। और एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। फिर से समझिए, जैसे व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, जैसे आपका सेल फोन, आपका कॉपी किताब, आपका अदर कोई भी चीज, अगर आपका गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, वो सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपनी इच्छा अनुसार कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, जिस पर पूर्ण रूप से आपका स्वामित्व है। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का स्वामित्व नहीं होता, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्ग के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे खेल का मैदान, हर कोई जाके खेल सकता है, स्कूल हर कोई पढ़ने जा सकता है, शमशान हर कोई वहां पे जा सकता है। तो ये सारे संसाधन जो है वो सामुदायिक संसाधन होते हैं। विशेष रूप से समझना है राष्ट्रीय संसाधन। एक देश में जितनी भी वस्तुएं, अगर हम व्यक्तिगत संसाधन की बात कर लें या फिर सामुदायिक संसाधन की भी बात कर लें, तो ये दोनों संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन में सम्मिलित होंगे। अगर सरकार को कभी जरूरत पड़ती है, देश को कभी जरूरत पड़ती है कि आपका घर है, आपका जमीन है, उस जमीन को सरकार अधिग्रहित करे, उस देश के हित में है, तो सरकार आपका जमीन आपसे ले सकता है, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, बशर्ते सरकार आपको मुआवजा देगा, बशर्ते सरकार आपको उसका हर्जाना देगा। लेकिन कोई भी आप अपना निजी संपत्ति भी सरकार को देने से मना नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय संसाधन वो सारे संसाधन हैं जो एक देश के अंदर उपस्थित है। जैसे एक उदाहरण, अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया हो तो देखा होगा कि ट्रेन खेत के बीचों बीच भी गुजर रहा है, तो दोनों ओर खेत है, बीच में पटरी बिछा हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति का वो खेत था, उस व्यक्ति से सरकार रेलवे के विकास के लिए उसे मुआवजा देकर वो जो क्षेत्र है वो खरीद लेती है, जिसके बाद वहां पर पटरी बिछा जाता है और रेल का संचालन होता है। अर्थात सरकार यदि चाहे तो उस देश के अंदर जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल वो कर सकती है। अगर आपका निजी संसाधन है तो सरकार उसके बदले में आपको मुआवजा देगी। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे देश करते हैं। हम बोल सकते हैं सभी देश करते हैं, लेकिन सभी देश अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जिसे परमिशन लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर उदाहरण की बात करें तो जो समुद्र है,
सागरीय क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए हिंद महासागर भारत से सटा हुआ है, पूरे हिंद महासागर का भारत अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो समुद्री क्षेत्र है उसका लगभग 12 मील के लगभग एक देश अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसके आगे उसको इस्तेमाल करना है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय परिषद, सुरक्षा परिषद या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है जो अधिकृत है इसके लिए वो परमिशन देगा, तभी उसका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसका इस्तेमाल बहुत सारा देश कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक नियम कानून है जिसके अंतर्गत ही उसका इस्तेमाल होता है। अब विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वैसे संसाधन जिनकी संभावना अभी है, कहीं कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो रहा है, संभावना है तो हम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा इस्तेमाल हो रहा है, पूरे विश्व में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एक सीमित स्तर में। ऐसी संभावना है कि भविष्य में जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर कोयला है, पेट्रोल है, उससे हमारी निर्भरता घटेगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी संभावना है, इसलिए इसे संभावित संसाधन भी कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि भविष्य में इस संसाधन के उपयोग की संभावना बहुत अधिक है। अब विकसित संसाधन, विकसित मतलब जो पहले से है, जिसका इस्तेमाल रेगुलर चला आ रहा है, जिसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का तेल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब विकसित संसाधन है। विकसित मतलब जो पहले से है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये विकसित संसाधन इसका जो इस्तेमाल है बहुत लंबे समय से हो रहा है और भविष्य में जाकर के धीरे धीरे कम हो रहा है। तो विकसित संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए ही जो संभावित संसाधन है उसका विकास करने की भी आवश्यकता है। तो विकसित संसाधन जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट में यूज हो रहा है, संभावित संसाधन जिसका इस्तेमाल हो सकता है। भंडार एक ऐसा संसाधन है जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं हो पाया है कि उस चीज का इस्तेमाल संसाधन के रूप में दूसरे तरीके से अपने लिए कर पाए। उदाहरण के तौर पर जल, हम सभी जानते हैं कि जल का जो सूत्र है वो H2O होता है। H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, दोनों गैस ज्वलनशील गैस है। अगर ऐसा प्रौद्योगिकी विकसित हो जाए कि जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम डिवाइड करके अलग कर लें, तो पृथ्वी पर ऊर्जा की कभी कोई कमी नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का 1/3 भाग 71% भाग लगभग जल ही जल है। अगर ये प्रौद्योगिकी विकसित हो जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, हमेशा जो ऊर्जा की समस्या है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। इसलिए ऐसे संसाधन को भंडार में रखते हैं क्योंकि ये भंडार है, आज नहीं तो कल प्रौद्योगिकी विकसित होगी और इसका इस्तेमाल होगा। ठीक उसी तरह जैसा भी कोरोना की बीमारी है, क्या समस्या है, आज नहीं तो कल इसका टीका आएगा, दवा आएगा, कभी न कभी इसका सोल्यूशन निकलेगा, सब कुछ सामान्य रूप से चलेगा। उसी प्रकार से भंडार है, आज नहीं तो कल टेक्नोलॉजी विकसित होगा, इसका इस्तेमाल बढ़ेगा और ये संभावित संसाधन फिर विकसित संसाधन में कन्वर्ट होगा। संचित कोष भंडार का ही एक रूप है, यहाँ भी संसाधन उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी का अभाव है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भंडार और संचित कोष है दोनों एक ही चीज है। एक बार इन सारी चीजों को संक्षेप में जानते हैं। पहला संसाधन, संसाधन वो सारी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर सकता है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसको आर्थिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो संसाधन कहलाएंगे। संसाधन का वर्गीकरण मुख्यतः 4 तरह से है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव जिनमें जीवन व्याप्त है, मतलब जो जीवित हैं। अजैव जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, अर्थात जो निर्जीव है। समाप्तता के आधार पर नवीकरण, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अनवीकरण, जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, मतलब एक व्यक्ति या उसके परिवार का स्वामित्व। समुदाय, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का स्वामित्व। राष्ट्रीय, एक देश के अंदर सारा संसाधन सरकार का, वो राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय, जो अंतर्राष्ट्रीय
जो संगठन उनके परमिशन के बाद जो इस्तेमाल होता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संभावित, इसका इस्तेमाल अभी हो भी रहा है लेकिन भविष्य में ज्यादा होने का संभावना है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा विकसित, जिसका इस्तेमाल हो रहा है और धीरे धीरे संसाधन कम होता जा रहा है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि। भंडार जो प्रचुर मात्रा में है, जिसे प्राप्त करने के लिए अभी जिसका इस्तेमाल करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो पाया है। संचित कोष भी वही चीज है, प्रौद्योगिकी के अभाव में इसका भी अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब हम जानेंगे संसाधनों का विकास। जिस प्रकार संसाधन मनुष्य के या किसी भी जीव के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार संसाधन जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में भी आवश्यक है। अगर हम बात करें जीवन यापन के लिए आवश्यक, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए वो भी एक संसाधन, भोजन चाहिए वो भी एक संसाधन, कपड़ा चाहिए वो भी एक संसाधन, जो कि जीवन यापन के लिए आवश्यक है। अब जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए संसाधन, जैसे मोबाइल फोन, जैसे सोफा, जैसे पलंग, जैसे कार, जैसे बाइक, तो ये सारे संसाधन जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लोग का ऐसा मानना है कि संसाधन जो प्रकृति की देन है, संसाधन प्रकृति की देन है, इस वजह से लोगों ने संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया। अंधाधुंध मतलब जरूरत है नहीं है संसाधन का उपयोग करना, या फिर बोल सकते हैं उपयोग क्या, दुरुपयोग करना, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसलिए समस्या उत्पन्न हुई है क्योंकि संसाधन का जैसा उपयोग होना चाहिए था वैसा उपयोग नहीं हुआ। तो कुछ समस्याएं संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली, जैसे संसाधनों का ह्रास। अगर बहुत अधिक मात्रा में संसाधन का उपयोग किया जाए तो जो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध है, जो विकसित संसाधन उपलब्ध है, वो संसाधन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम का उदाहरण लेते हैं, आज प्रत्येक घर में बाइक है, कार है, गाड़ियां हैं बहुत सारी, जिनका इस्तेमाल लोग बिना किसी कारण के ऐसे ही करते हैं। जैसे अगर कहीं दूर जाना है, सफर में नजदीक भी जाना है, दूर भी जाना है, एक अकेला व्यक्ति अगर है तो वो सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल नहीं करके अपना निजी वाहन का इस्तेमाल करता है। जैसे एक व्यक्ति कार का इस्तेमाल करके 5 किलोमीटर की यात्रा किया तो उसमें बहुत अधिक ईंधन मतलब पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बिना मतलब में संसाधन का यूज होता है, या फिर बोल सकते हैं मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, जिससे संसाधन का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है। इसका बहुत बड़ा परिणाम, भयंकर परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। दूसरा है संसाधन का असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब संसाधन जो उपलब्ध है वो संसाधन का समान वितरण नहीं है। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, या फिर बोल सकते हैं कुछ ही व्यक्तियों के पास संसाधनों की भरमार है, जिसका इस्तेमाल हो दुरुपयोग, जिसका इस्तेमाल हो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, जितना यूज नहीं उससे ज्यादा उसे बर्बाद कर रहे हैं। जैसे अगर हम शहरी क्षेत्र का बात करें, जल की बात करेंगे, एक कॉलोनी है या फिर मान लीजिए एक फ्लैट है, एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में डीप बोरिंग की व्यवस्था है, 24 घंटे वहां पर पानी उपलब्ध है, नल में पानी आ रहा है, तो उसका इस्तेमाल लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं। ब्रश कर रहे तो नल खुला है, बर्तन धो रहे तो नल खुला है, बिना मतलब में पानी की बर्बादी। और उसी तरह की अगर किसी स्लम बस्ती की हम बात करें, स्लम बस्ती जहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, वहाँ का जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो, गंदा पानी पी करके अपनी स्थिति भी खराब करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था भी उससे खराब होती है क्योंकि इससे बीमारी बढ़ता है। तो संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है, उसे समान होना बहुत ही आवश्यक है ताकि प्रत्येक वर्ग के लोगों को सभी संसाधनों तक पहुंच मिले और वो इसका इस्तेमाल आसानी से कर सके और अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला सके। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, कभी भी किसी चीज का जब मिसयूज किया जाता है तो उसका परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। जैसे जरूरत से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल करना, फैक्ट्रियों में गलत तरीके से ईंधन को जलाना, मतलब जैसा कि अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि गैस लीक हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि जरूरत से ज्यादा जब संसाधन का इस्तेमाल होता है तो वैश्विक परिस्थितिकी संकट या फिर बोल सकते हैं पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जरूरत से ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, जरूरत से ज्यादा कोयला जलाएंगे, जरूरत से ज्यादा फैक्ट्रियों से धुआं को बाहर निकालेंगे, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, एक लेयर बन जाता है
वायु प्रदूषित होता है, उस वायु में हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो हमें फेफड़ा से संबंधित रोग होता है। वही कचरा बह के जल में जाता है, पीते हैं उससे हमें समस्या उत्पन्न होता है। तो इन सारी चीजों से जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, कोई प्रदूषण हो, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी संसाधन का इस्तेमाल करें तो सही तरीके से इस्तेमाल करें, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए इस्तेमाल करें। उसी तरह के संसाधनों के इस्तेमाल को हम लोग सतत पोषणीय विकास भी बोल सकते हैं। मतलब अगर किसी देश को विकास करना है तो संसाधन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उस संसाधन का इस्तेमाल वैसे करें, मतलब देश का विकास वैसे करें कि पर्यावरण को भी नुकसान कम से कम पहुंचे और आज की जो पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ियों की अवहेलना ना करे। मतलब आज की पीढ़ी के लिए जो संसाधन उपलब्ध है वो संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो, मतलब उनके लिए भी हम वो संसाधन को बचा करके रखें। अर्थात सतत पोषणीय विकास का मतलब हुआ वैसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए या फिर कम नुकसान पहुंचा कर किया जाए और आने वाली पीढ़ियों की अवहेलना ना हो। अर्थात जो संसाधन आज हमें उपलब्ध है वो संसाधन हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा करके रखें। इस चीज को एक बार फिर से संक्षेप में समझते हैं। जैसे संसाधनों का विकास हमने देखा, संसाधन जीवन यापन के लिए भी जरूरी है, जीवन की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी है। जीवन यापन के लिए जैसे ऑक्सीजन, भोजन, कपड़ा इत्यादि, जीवन की गुणवत्ता के लिए मोबाइल फोन, कार, बाइक्स इत्यादि। लोग का ऐसा मानना होता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, अंधाधुंध उपयोग करते हैं, अंधाधुंध उपयोग से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से कुछ समस्याएं की जैसे संसाधनों का ह्रास, तो अंधाधुंध उपयोग से जो संसाधन उपलब्ध है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। संसाधनों का असमान वितरण, कुछ वर्ग के लोगों के पास संसाधन ही संसाधन है और कुछ वर्ग के लोग संसाधन विहीन है, मतलब वो पानी के लिए भी तरस रहे हैं, कुछ लोग पानी की जम के बर्बादी भी कर रहे हैं। वैश्विक परिस्थिति की संकट, मतलब पर्यावरण को इससे होने वाला नुकसान, इन सबसे बचने का तरीका सतत पोषणीय विकास किया जाए, संसाधन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और जो संसाधन आज उपलब्ध है वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिले। आज के क्लास में बस इतना ही। ज्योग्राफी का अगला पार्ट अगले क्लास में आपको मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।